नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और मैं आज आपको गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन किस प्रकार से होता है उसके लिए विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप अंत तक ज़रूर बने रहेंगे ताकि आपको मैं बारी बारी से वन बाय वन करके समझा सकूं। आपके लिए मैंने स्पेशली पीडीएफ तैयार किया है तो जो आपको मदद करेगा। तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो सबसे पहले हेडिंग है हमारा कि गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें मुख्य बातें जो है वह है कि गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो होता है वो क्या होता है। तो गोलीय दर्पण जो है एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह जो है वो खोखले कांच का हिस्सा होता है। तो खोखले कांच का जो हिस्सा होगा वही क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। और ये जो है दर्पण मुख्यतः जो है वो दो प्रकार के होते हैं। वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण जिसको कि कनकेव मिरर कहा जाता है, दूसरा है उत्तल दर्पण जिसको कि कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। आगे चलते हैं बंधु और देखते हैं इसमें और आगे क्या पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि किस प्रकार से इसमें प्रकाश का परावर्तन होता है। यहाँ पर एक इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर एक दर्पण बना हुआ है। मैं इस पर फिर से ड्राइंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये जो एक्सिस है, ये जो एकदम सीधी लाइन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है जो कि फोकस, जो कि मुख्य ध्रुव से होकर के गुजरती है। यहाँ पर देखिएगा F दिखाया गया है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और ये जो बिंदु है वो C को दिखाया गया है। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से होते हुए ये जो है ध्रुव से निकल जाती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितने भी बीम्स ऑफ लाइट आएंगे वो सभी क्या होंगे? वो हमेशा फोकस से होकर के गुजरेंगे। वो सभी क्या होंगे? दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो जाएगा? फोकस से होकर के गुजरेगा। इसलिए यहाँ पर देखिए ये वाला में आपको दिख रहा होगा कि किस प्रकार से दिखलाया गया कि सारे जितने भी इंसिडेंट रे होंगे वो सभी परावर्तन के बाद फोकस से ही होकर के गुजर जाएंगे। मैं भी आपको दिखला रहा हूँ। तो ये जो है वो कौन सा दर्पण है? तो अवतल है। ये आपका अवतल दर्पण के बारे में ही बता रहा है। ये जो दर्पण है ये कौन सा है? अवतल है। और यहाँ पर देखिए उत्तल के भी बारे में बताया गया है। उत्तल में जस्ट जो है वो इस प्रकार से बना हुआ रहता है। इसके मैं मिटा देता हूँ और फिर से बताता हूँ आपको कि उत्तल को किस प्रकार से बनाता है। तो उत्तल जो है वो इस प्रकार से बना हुआ रहता है। आप इसी पर भी देख सकते हैं, ओवर हम इस पर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। और इधर रंजित किया हुआ रहता है। तो इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा इसके पैरेलल जब आएगा तो वो क्या हो जाएगा? ऐसे तो ये परावर्तित हो जाता है, लेकिन इसे जब इंसिडेंट कराया जाता है आगे की तरफ तो ये पार्टिकुलर बिंदु पर आता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। जिससे क्या कहते हैं? ये लाइट तो आया और इधर से चला गया, लेकिन इसको अगर पीछे की तरफ खींचा जाए तो ये कहाँ पर इंसिडेंट होता है? F पर आता है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से आपको ड्राइंग बना करके समझा। मान सकता हूँ कि फिगर के ऊपर फिगर को समझाना थोड़ा टफ है। और ये भाग किसका है? ये गोलक का भाग है कि नहीं उसे भी मैं बता देता हूँ। देखिए आपको डॉट डॉट हल्का सा दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर ऐसे करके पूरा का पूरा इसको गोलाकार बना दिया जाए और इसी का खंड को बांट दिया जाए इस प्रकार से। तो ये आपका क्या हो गया? इस साइड वाला जो है उसको बना दिया आपने कॉनकेव, और इस साइड अगर पेंट कर दें इसके तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स हो जाएगा इस साइड वाला। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फिगर के माध्यम से समझ लेने के बाद आगे चलते हैं और देखते हैं कि अवतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन जो है वो भीतर की तरफ मुड़ी हुई, जो बेंड किया हुआ मुड़ी हुई रहता है उससे होता है। चूँकि इसका सब जो सतह होता है वो कैसा है? अवतल है, इसलिए भी इसको अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल का मतलब धंसा हुआ दर्पण। एक आप चम्मच को देखा होगा जिसका कि भाग जो है वो चमकदार चम्मच, जिसका जो कि एक अवतल दर्पण का एक उदाहरण है। क्यों उदाहरण है? क्योंकि उसका जो धंसा हुआ भाग की तरफ से अगर प्रकाश का परावर्तन होगा तो वो क्या होगा? एक अवतल की भांति काम करेगा। जबकि उसका दूसरा पृष्ठ जो उभरा हुआ रहता है चम्मच का, वो किसका काम करेगा?
वो उत्तल का काम करेगा। उभरा हुआ जो पृष्ठ होता है उसका, एक ही चम्मच दोनों चीज़ों के बारे में बता दिया आपको। एक ही चम्मच से दोनों उदाहरण आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से पुनः समझाया गया कि सिल्वर कोडेड से इसको क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। हाँ, सिल्वर कोडिंग इसके ऊपर किया जाता है। ये जो पेंट किया हुआ ये क्या है, सिल्वर कोडेड है यहाँ पर पेंट। और ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है किसमें, तो ये कौन सा है, कनकेव है। और ये कन्वेक्स है जिसमें देखिए अंदर का जो धंसा हुआ भाग है वो पेंट किया हुआ है, यहाँ पर सिल्वर कोडिंग किया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, अब इसको भी आप लोगों ने आसानी से समझ लिया होगा किस प्रकार से इसको समझना है। अब इसमें बहुत सारे बिंदुएं हैं जिसको कि जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए और आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए। खास करके ये क्लास 10 के लिए बहुत ही उपयोगी है। एसएससी बोर्ड के भी जो बच्चे हैं और सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे जो हैं वो इसे आराम से इस वीडियो को देखें ताकि मैं उसको समझा सकूं कि क्या कहता है और किस प्रकार से इसका आंसर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि वक्रता केंद्र क्या होता है। गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र जो है वो क्या है, तो जिस खोखले गोले का जो वो भाग होता है उस खोखले गोले का जो केंद्र होगा, उस खोखले गोले का जो केंद्र बिंदु होगा वही क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र जो है दर्पण के समान ही होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र पीछे की तरफ हो जाता है। देखिए ये चीज़ कैसे समझेंगे, अब आप समझिए इसको सिंपल सा कि जो खोखला गोला है वो इस तरह से गोला है। अब इसमें एक भाग समझिए, ये सेंटर से अगर होकर के गुजरे तो ये वाला भाग तो इस तरह से रंजित किया गया है, तो ये वाला भाग तो अवतल हो गया, इसका तो सेंटर अंदर की तरफ हो गया। लेकिन इसके बारे में अगर बात किया जाएगा तो इसका तो परावर्तक सतह बाहर वाला है, तो इसका पीछे वाला जो भाग होगा वो क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। इस साइड वाला भाग, क्योंकि ये वाला भाग जो है वो रंजित किया हुआ रहता है। खैर, अब इसके बाद आप समझते हैं कि ध्रुव क्या है। तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र, जो गोलीय दर्पण है आपके पास, पुनः इसका एक फिगर मैं बनाता हूँ आपके सामने में। जैसे ये है एक गोलीय दर्पण है, तो इसका जो केंद्र होगा, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए कि इसका जो मिडिल पॉइंट है वो ये है, तो ये क्या कहलाएगा भाई, ध्रुव कहलाएगा। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या कहलाएगी। तो वक्रता त्रिज्या ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच दूरी है उसी को कहते हैं, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो दूरी है उसी कहते हैं। फिगर के माध्यम से इससे समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से समझेंगे। तो देखिए एक फिगर मैं बनाता हूँ अवतल का। ठीक है, यहाँ पर ध्रुव है, अब ये एक लाइन में खींच देता हूँ यहाँ तक। इसका तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे सेंटर ऑफ मान लिया कर्वेचर। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव के बीच जो दूरी है वही क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। वही क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। प्रिंसिपल एक्सिस बीसी डायग्राम में समझ लेते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहलाता है। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच से जो गुजरने वाली रेखा होती है, वक्रता केंद्र, देखिए ये वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच से जो गुजरने वाली जो रेखा है, ये जो रेखा है यही क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ये लंबा एकदम से खींचा जा सकता है, इधर पीछे तक जा सकता है, यही क्या कहलाती है, प्रधान अक्ष कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि दर्पण का मिरर क्या होता है। ठीक है, एपेचर ऑफ मिरर क्या होता है ये समझते हैं। इसको दर्पण का द्वारक भी कहते हैं। देखिए दर्पण का जो हिस्सा होता है जिससे कि परावर्तन होता है उसे ही कहते हैं। ये वाला जो भाग है यहाँ से क्या होता है भाई, परावर्तन होता है। ये वाला जो हिस्सा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है एक द्वारक है और इसी से क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है इस पूरे हिस्से से। तो यही क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा आपका एपरेचर ऑफ मिरर कहलाएगा, दर्पण का मिरर कहलाएगा, या इसको कह सकते हैं दर्पण का द्वारक कहलाएगा। समझ में आ रहा होगा बंधु आपको, मैं आशा करता हूँ। अब देखिए आगे क्या है, चूँकि मैं पीडीएफ बना करके आपको समझा रहा हूँ
इसलिए पहले से लिखा हुआ है और शॉर्ट में मैंने लिखा है, डेफिनेशन को लॉन्ग में नहीं लिखा है इसमें। अब आगे कहता है कि वो परावर्तक हिसाब। अब अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है, तो देखिए अवतल दर्पण का मुख्य फोकस को समझते हैं। ऐसे तो बार बार चीज़ों को अगर अध्ययन करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। तो ये मैंने पहले अवतल दर्पण बनाया, ठीक है। ये अवतल दर्पण इस तरह से बन गया। इस पे प्रिंसिपल एक्सिस ये है। तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के, अवतल दर्पण का ये प्रधान अक्ष हो गया। प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें, समानांतर आई प्रकाश की किरणें और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, दर्पण से परावर्तन के बाद देखिए यहाँ पर परावर्तित होकर के जिस बिंदु पर, चाहे इधर से भी लेकर के आएंगे और ये परावर्तित होकर इसी बिंदु पर काटेगा। जिस बिंदु पर इसको काट रहा है वही बिंदु क्या कहलाएगा, वही बिंदु कहलाता है इसका फोकस। वही बिंदु क्या कहलाता है, फोकस। और ये फोकस कहलाया। ये पूछा है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या कहलाएगा, तो प्रधान अक्ष का वह बिंदु जिस पर प्रधान अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर दर्पण है कौन सा, अवतल, तो कटेगी ही, उत्तल में कटती हुई प्रतीत होगी, ठीक है। और यहाँ तक का जो F जो है, F से लेकर के P तक के बीच की जो दूरी है वही क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी फोकस दूरी। ध्रुव तथा, देखिए यहाँ पर लिखा है ध्रुव तथा, इसे देख लेते हैं, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, ठीक है। अब देखते हैं कि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस क्या होगा, उसे किस प्रकार से समझेंगे, उसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर फिगर भी बताया गया, उससे भी हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में देखिए अवतल दर्पण, तो ये आपका फिगर हो गया यहाँ से यहाँ तक भाई, ठीक है, जिसमें प्रधान अक्ष के समानांतर आया तो जिस बिंदु पर कटा उसे आपने कह दिया, ठीक है। लेकिन इसके साथ क्या कंडीशन होगा, तो इसके साथ कंडीशन ये होगा कि इसमें जो है यहाँ से इस प्रकार से है तो इसमें तो कटता हुआ क्या होगा मालूम चढ़ेगा, क्योंकि ये तो ऐसे परावर्तित हो जाएगा कन्वेक्स में, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर आया नहीं इंसिडेंट, तो ये मिलती हुई प्रतीत होती है फोकस पर। ये क्या होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है फोकस पर। तो जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है वो उसके मुख्य फोकस कहला जाएगी, ठीक है। अब एक और चीज़, इन दोनों लेंस को इन दोनों दर्पण में एक बात तो क्लियर है कि एक जगह पर इंसिडेंट करवाता है लाइट्स को और एक क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता जब है तो एक इसको डाइवर्ज कर देता है, एक कन्वर्ज करता है और एक डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जिंग दर्पण भी कहते हैं इसको, यानी कि कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है। किसे, तो अवतल दर्पण को, जबकि उत्तल दर्पण को क्या कहा जाता है, यहाँ पर डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है। आगे इसके बारे में और विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए क्या क्या नियम हो सकते हैं। तो पहले नियम को आप ध्यान से देख लें, उस नियम को पहले देख लें। तो पहला नियम कहता है कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी किरणें तो वो परावर्तन के बाद फोकस से ही गुजरेगी, ये फिक्स है, ठीक है। इसलिए इसमें जो है आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, ये फिक्स है, ये नियम को फॉलो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उस चीज़ को जो है यहाँ पर फिगर के माध्यम से समझाया गया है कि ये भाई ऐसे करके आपका क्या है, अब कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके समानांतर प्रकाश की किरणें आई, परावर्तन के बाद फोकस से होकर के ही गुजरेगी, ठीक है, कहीं और से होकर के नहीं गुजर सकती है। किरण को इस तरीके से ऐसे करके एरो से दिखाया गया है हर जगह पर, जहाँ पर इस तरह से एरो दिया हुआ है समझ जाइए वो किरण है। अब दूसरा नियम क्या कहता है वो भी ज़रा देख लीजिए आप लोग। दूसरा नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के गुजरती है
तो वह उसी पथ से होकर के वापस लौटेगी। अगर वक्रता केंद्र से होकर के गुजर रही है कोई प्रकाश की किरणें, तो वह उसी बिंदु पर होकर के, जैसे कि ये आया, ये थोड़ा फिगर टेढ़ा बन गया, इसे देखते हैं। ये इस तरीके से सीधे होकर के आया, तो इसी से होकर के इसे करके लौट जाएगा। ठीक है। तीसरा नियम कहता है कि यदि आप फोकस से होकर के इंसिडेंट करवाओगे, बीम ऑफ लाइट को फोकस से होकर के यदि इंसिडेंट होगी, तो परावर्तन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी। जो कि पैरेलल था तो एफ से होकर के गुजर रहा था, यहाँ पर एफ पर लाए तो वो क्या हो जाएगा, पैरेलल होकर के निकल जाएगा। ये नियम है। और आपका जो चौथा नियम है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इसका जो चौथा नियम है वो बोलता है कि ध्रुव पर अगर प्रकाश की किरणें आती है तो वह मुख्य अक्ष पर समान कोण बनाते हुए परावर्तित होगी। यानी आपतन कोण, यहाँ पर परावर्तन कोण जो है ना वो आपस में बराबर होगा। यहाँ पर देखिए ध्रुव पर आया और वो समान एंगल बनाते हुए वो निकल गया यहाँ पर। अब कुछ बिंदुओं को ध्यान से देखिए। स्थिति फर्स्ट में ऐसा है कि प्रतिबिंब जो अवतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं उसके बारे में समझाया गया है। तो अगले वीडियो में मैं विस्तार से इसके बारे में ही बता दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।